वेलकम बैक गाइस। तो अब हम मेज़रमेंट का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये है ब्लॉन्डल्स थ्योरम। ठीक है। तो देखिए ब्लॉन्डल्स थ्योरम में क्या होता है, तीन केसेस बनते हैं। पहला होता है कि मेरा 3 फेज 4 वायर रहेगा और बैलेंस्ड लोड रहेगा। ठीक। और दूसरा केस होगा 3 फेज 4 वायर रहेगा और अनबैलेंस्ड लोड होगा। तो पहले ये देख लेते हैं 3 फेज 4 वायर के लिए। तो देखो बैलेंस्ड लोड में क्या होगा कि जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है तीनों फेजेस में, आई आर आई वाई आई बी में, वो तो सेम होता है, सिर्फ फेज डिफरेंस अलग होता है। तो अगर हम किसी भी एक फेज में करंट कॉइल लगा दें और पोटेंशियल कॉइल को न्यूट्रल से जोड़ दें, ठीक है, तो हमें एक फेज का क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। और क्योंकि बाकी दोनों फेज में भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो हम उससे 3 का मल्टीप्लाई करके क्या हम पावर 3 फेज का पता कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए अगर 3 फेज 4 वायर बैलेंस्ड लोड है तो द मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड इज ओनली 1 वाट मीटर। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस्ड लोड हो जाएगा, तो अगर लोड अनबैलेंस्ड है तो आई आर आई वाई और आई बी का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होगा। इस वजह से हमको हर फेज में एक करंट कॉइल लगाना पड़ेगा। ठीक है। और हर फेज में करंट मेजर करने के लिए करंट कॉइल लगाएंगे और पोटेंशियल कॉइल को भी तीनों फेजेस से ले आके न्यूट्रल में जोड़ देंगे। ठीक है। और जो टोटल पावर होगी वो हर एक वाट मीटर का इंडिविजुअल वाट मीटर के सम के बराबर होगी, टोटल पावर 3 फेज पावर। ठीक है, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस्ड लोड में हमको 3 वाट मीटर चाहिए। ठीक। अब आता है थर्ड केस कि 3 फेज हो और 3 वायर हो। ठीक है। तो अगर 3 फेज 3 वायर में चाहे बैलेंस्ड लोड हो या अनबैलेंस्ड लोड हो, ठीक है, चाहे बैलेंस्ड लोड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो लोड हो, नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड विल ऑलवेज बी 2 वाट मीटर। ठीक है। और टोटल सम भी W1 प्लस W2 के बराबर होगा। ये होता है। ठीक है। अच्छा, कनेक्ट कैसे करते हैं, देखो 2 वाट मीटर मेथड में कि एक किसी भी दो फेज में, ठीक है, हम करंट कॉइल लगा लेंगे और उन दोनों करंट कॉइल से जो पोटेंशियल कॉइल होगा वो हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, इस करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन एनी ऑफ 2 फेजेस एंड पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड बिटवीन रिमेनिंग 2 फेजेस। तो पोटेंशियल कॉइल को हम रिमेनिंग 2 फेजेस में लगा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। वेयर इज इट, हाँ यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हाँ, जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम होता है वो एप्लीकेबल होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों सिस्टम के लिए। ठीक है। देखो 2 वाट मीटर मेथड में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, TPST का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फिर से देख लो कि एक फेज यहाँ पे है, इसमें करंट कॉइल जोड़ दिया है, एक इसमें करंट कॉइल जोड़ दिया है, और इन दोनों को आपस में पोटेंशियल कॉइल को सम अप कर दिया गया है। ठीक है। तो देखो अब क्या है कि 2 वाट मीटर मेथड है, तो जो 1 वाट मीटर है उसकी जो रीडिंग होगी वो होगी VL/IL cos 30-5। ठीक है। और जो सेकेंड वाट मीटर की रीडिंग होगी वो होगी VL/IL cos 30+5। ठीक है। तो 1 वाट मीटर में 30-5 और एक में 30+5। अच्छा, तो जो टोटल पावर है वो किसके बराबर होगा, तो अगर W1 प्लस W2 को हम सम अप कर देंगे तो वो हमको मिलेगा √3 VL/IL cos 5, जो कि मेरे 3 फेज पावर के बराबर होगा। ठीक है। तो एक्टिव पावर इज गिवन इन 2 वाट मीटर मेथड, एक्टिव पावर इज गिवन बाय W1 प्लस W2, दैट इज सम ऑफ द इंडिविजुअल वाट मीटर्स। अच्छा, अब अगर हम डिफरेंस निकालें W1 माइनस W2 करें, ठीक है, तो हमको मिलेगा VL/IL sin 5, सिर्फ VL/IL sin 5 मिलेगा। लेकिन ये तो 3 फेज का लिए रिएक्टिव पावर का तो ये है नहीं,
तो हम क्या करेंगे, √3 यहाँ लगा देंगे और इसके आगे भी √3 लगा देंगे। तो √3 W1 माइनस W2 जो है वो मेरे 3 फेज रिएक्टिव पावर के बराबर होगा। तो मेरा 3 फेज रिएक्टिव पावर क्या होगा कि √3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द 2 वाट मीटर रीडिंग्स। ठीक है, √3 W1 माइनस W2। अच्छा, हम लोगों को ये पता है कि जो एंगल होता है वो हमेशा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन में रियल। ठीक है, तो रिएक्टिव जो हम बनाते हैं वो इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, थीटा रहता है, तो उसमें हमेशा क्या होता है कि जो रियल पार्ट होता है वो रेजिस्टेंस होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो रिएक्टेंस का होता है, राइट। तो सेम गोज हियर ऑल्सो कि जब हमको एंगल पता करना होगा तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 क्या है, 3 फेज रिएक्टिव पावर है और अपॉन में रियल पावर। ठीक है, तो ये क्या है, लोड पावर फैक्टर एंगल जो है वो मेरा है tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन में W1 प्लस W2। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे नोट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि एक होता है पॉइंटिंग वेक्टर वॉटमीटर। ठीक है, तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉल इफेक्ट। ठीक है, ये मेजर करता है पावर डेंसिटी लॉस ऑन द सरफेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। कौन, पॉइंटिंग वेक्टर वॉटमीटर प्रिंसिपल हॉल इफेक्ट और मेजर करता है पावर डेंसिटी लॉस ऑन द सरफेस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन अ वॉटमीटर रीडिंग। प्ले चल रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर क्या होता है वॉटमीटर रीडिंग में। यहाँ पे देखो ये मेरा पावर फैक्टर एंगल दिया है, ये मेरा पावर फैक्टर। ठीक है, यहाँ रीडिंग ऑफ वॉटमीटर 1, रीडिंग ऑफ वॉटमीटर 2। ठीक है, VL/IL cos 30-5 30+5 और टोटल पावर भी बता दिया गया है जो कि दोनों वॉटमीटर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, जब मेरा पावर फैक्टर एंगल 0 डिग्री हो या फिर मेरा पावर फैक्टर यूनिटी हो तो मेरा जो वॉटमीटर 1 है उसकी रीडिंग रहेगी √3/2 VL/IL और वही रीडिंग सेकेंड वॉटमीटर की भी रहेगी। तो ओवरऑल पावर जो है √3 VL/IL और कॉस 0 तो 1 होगा, तो सिर्फ और सिर्फ √3 VL/IL के बराबर होगी। इसका मतलब जो मेरे वॉटमीटर 1 की रीडिंग है वही मेरे वॉटमीटर 2 की भी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम एंगल बढ़ाते हैं, 30 डिग्री लैग पे गए। ठीक है, 30 डिग्री लैग पे पावर फैक्टर हो गया मेरा 0.866 लैग। ठीक है, इस समय मेरे जो वाटमीटर की रीडिंग होती है, एक वाटमीटर की रीडिंग VL/IL रहेगी और दूसरे वाटमीटर की रीडिंग उसकी आधी होगी। ठीक है, ये तो इस केस में क्या होगा कि मेरा वाटमीटर, एक वाटमीटर की रीडिंग दूसरे वाटमीटर की रीडिंग के 2 टाइम्स होगी या दूसरे वाले का हाफ होगा। फिर हम एंगल और बढ़ाएंगे 60 डिग्री लैग यानी कि 0.5 लैग पावर फैक्टर पे आएंगे, तो मेरे एक वाट मीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी और एक वाट मीटर की रीडिंग रहेगी √3/2 VL। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वाट मीटर 1 की रीडिंग पॉजिटिव रहेगी, वाट मीटर 2 की रीडिंग 0 रहेगी। और जब हम 90 डिग्री लैग पे पहुँचेंगे, एंगल 90 डिग्री होगा तो मेरा पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। उस केस में मेरा वाट मीटर नेगेटिव रीड करने लगेगा। एक वाट मीटर की जो वैल्यू है दूसरे वाट मीटर की वैल्यू उसके जस्ट अपोजिट होगी यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर 0.5 लैग से पावर फैक्टर जरा सा भी ऊपर जाएगा, ठीक है, पावर फैक्टर के टर्म में बात करते हैं, मतलब तो मेरा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलेगा और अगर 0.5 से जरा सा भी नीचे आएगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगा। ओके, फिर क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन्स ऑफ 2 मूविंग कॉइल। देखते हैं क्या होता है। अगर सिंगल फेज डायनेमोमीटर टाइप पावर फैक्टर वॉटमीटर है तब 90 डिग्री होगा और 3 फेज डायनेमोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर है तो 120 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं वॉट मीटर में किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं।
ये इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला वाट मीटर में एरर आने का कारण हो सकता है, वो हो सकता है वाट मीटर कनेक्शन में ही कुछ गड़बड़ी हो। ठीक है, टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू वाट मीटर कनेक्शन फॉर लो लोड करंट एमसी शॉर्ट कनेक्शन प्रिफर करेंगे और हाई लोड करंट में एलसी शॉर्ट कनेक्शन प्रिफर करेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था वाट मीटर पढ़ते हुए। ठीक है, तो लो लोड करंट के लिए एमसी शॉर्ट कनेक्शन, यानी कि बस कॉयल जो है इसे सीरीज में रहेगा, और हाई लोड करंट के लिए मेरा करंट कॉयल जो है उसको हम पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है, फिर देखो आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ पोटेंशियल कॉयल। ठीक है, तो क्या है कि एसी और डीसी पे दोनों पे काम कर रहा है। अगर एसी पे जब काम करेगा तो इंडक्टेंस की भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ पोटेंशियल कॉयल जो वाट मीटर होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे हाई रीड कर देता है। ठीक है, और लीडिंग पावर फैक्टर पे लो रीड करता है। ठीक है, तो देखो इससे दिक्कत क्या आएगी, लैगिंग पे हाई रीड किया, ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई ट्रू वैल्यू से, इसका यही मतलब है। और मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होती है तो एरर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि लैगिंग लोड पे मेरा एरर पॉजिटिव होगा। और एरर पॉजिटिव होने का मतलब कि रीडिंग हाई है, मेजर्ड वैल्यू को ज़्यादा रीड किया जा रहा है। उसी तरह लीडिंग लोड पे क्या होगा कि मेरा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम हो जाएगा, मेरा एरर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो ट्रू वैल्यू है वो ज़्यादा है मेजर्ड वैल्यू की तुलना में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं फिर, तो पोटेंशियल कॉयल को हम ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टिव बनाएंगे। ठीक है, और इंडक्टिव कम से कम रखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल कॉयल मस्ट बी मेड हाईली रेजिस्टिव एंड लो इंडक्टिव, और एक बाईफिलर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज टू पोटेंशियल कॉयल। और पोटेंशियल कॉयल के ही सीरीज में एक क्या ऐड कर देंगे, बाईफिलर वाइंडिंग ऐड करेंगे। ठीक है, एंड हैज़ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एज करंट कॉयल। तो अब क्या है कि जो मेरा, समझना, ये करंट कॉयल था, ये लोड था। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से जो मेरा पोटेंशियल कॉयल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक वाइंडिंग, बाईफिलर वाइंडिंग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो करंट कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल होंगे। ठीक है, और ये लेकिन सीरीज में कनेक्टेड रहेगा पोटेंशियल कॉयल के। ठीक है, अब देखो क्या होता है फॉर लो लैगिंग पावर फैक्टर। अब अगर पावर फैक्टर बहुत लो लैगिंग है तो याद करो हम लोगों ने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का पढ़ा था ईडीएम में कि एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो वी आई कॉस फाई अपॉन आर एस इंटू डी एम बाई डी थीटा, या इसको ये भी लिख सकते थे ई एवरेज अपॉन में आर एस डी एम बाई डी थीटा, ये टी डी के, राइट। तो अब देखो इस केस में हम ये देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दें तो भी मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर बहुत लो लैगिंग पावर फैक्टर है तो उस केस में हम एक स्पेशल वाट मीटर यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है लो पावर फैक्टर वाट मीटर। तो देखो लो पावर फैक्टर वाट मीटर में देखो क्या होता है, वाट मीटर का ही डिज़ाइन है, बस इसमें चेंजेस क्या है कि जो मेरा पोटेंशियल कॉयल है, ठीक है, उसमें जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर ऐड कर दिया जाता है। और दूसरा चीज़ क्या किया जाता है, जो करंट कॉयल है इसको हम क्या करते हैं, बाईफिलर बनाते हैं। देखते हैं, टू इंक्रीज द टी डी हम आर एस को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आर एस को कम करेंगे तो भी मेरा टी डी बढ़ेगा, राइट। या फिर हम कर सकते हैं एक कंपनसेटिंग कैपेसिटर लगा दें अक्रॉस आर एस टू कंपनसेट फ्रीक्वेंसी एरर। तो इस कैपेसिटर के लगने से फ्रीक्वेंसी एरर भी क्या होगा, कम होगा।
ठीक है। इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो 0.41 एल पी अपॉन में आर एस स्क्वायर। तो एल पी क्या है? इंडक्टेंस ऑफ पोटेंशियल कॉयल। ठीक है, क्या है? 0.41 इंडक्टेंस अपॉन पोटेंशियल कॉयल अपॉन में आर एस का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम बाईफिलर वाइंडिंग भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि फॉर लो लैगिंग पावर फैक्टर a special type of wattmeter is used called as low power factor wattmeter। ठीक है, LPF wattmeter has reduced resistance। ठीक है, कनेक्ट अ कंपनसेटिंग कैपेसिटर अक्रॉस RS या फिर बाईफिलर वाइंडिंग यूज कर सकते हैं। अब देखो सिंगल वाट मीटर मेथड, ये हम किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड थ्री फेज लोड के लिए यूज होगा। अगर बैलेंस्ड थ्री फेज लोड है तो हम एक सिंगल वाट मीटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? वही चीज कि एक करंट कॉयल और पोटेंशियल कॉयल दो फेज पे लगा देते हैं। ठीक है, ये थ्री फेज। ओके, ठीक है। अब देखो सिंगल वाट मीटर मेथड में क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या है? सिंगल वाट मीटर में देखो ऐसे जनरली हम लोग का क्यू किसके बराबर होता था? हम लोग का क्यू होता था, बराबर होता था √3 VL IL साइन फाइव, राइट। लेकिन सिंगल वाट मीटर मेथड में जो हमारा रिएक्टिव पावर है वो होता है √3 VI cos फाइव। ठीक है, या फिर थ्री फेज रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू √3 इंटू वाट मीटर रीडिंग, और वाट मीटर रीडिंग क्या है? VI cos फाइव है। तो अगर P निकालना होगा थ्री फेज, तो वो क्या हो जाएगा? VI sin फाइव हो जाएगा। रिवर्स है सिंगल फेज वाट मीटर में, वन वाट मीटर मेथड में। ठीक है, अब हम देखते हैं एनर्जी मीटर। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये हमें पता ही है। तो यहाँ से पावर हो गया VI cos फाइव, टाइम हो गया, अगर टाइम सेकंड में है, ठीक है, और VI cos फाइव तो वॉट में ही है, तो इसको वॉट से किलो वॉट में करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे, और इस टाइम जो कि मेरा सेकंड में है इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, तो हमको किलो वॉट आवर में हमारी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एनर्जी मीटर जो होता है उसमें जो पोटेंशियल कॉयल होता है वो हाईली इंडक्टिव बनाते हैं अनलाइक वाट मीटर। तो वाट मीटर में क्या होता था कि हम हाईली रेसिस्टिव और इंडक्टेंस कम रखते थे, लेकिन एनर्जी मीटर में हम इंडक्टेंस को हाई रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये मेरा एनर्जी मीटर का डायग्राम है। ठीक है, ये मेरे दो मैग्नेट हैं, एक शंट मैग्नेट है, एक सीरीज मैग्नेट है। शंट मैग्नेट में जो कॉयल जुड़ी है वो मेरी पोटेंशियल कॉयल है। ठीक है, और जो करंट जो सीरीज मैग्नेट है मेरा, उसमें करंट कॉयल जुड़ी हुई है। जो यहाँ पे एक एल्युमिनियम डिस्क करके बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रेकिंग मैग्नेट भी लगा हुआ है। तो होता क्या है कि जब हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो इस पोटेंशियल कॉयल से करंट फ्लो करती है। ओके, जब करंट फ्लो करती है तो एक शंट फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। उसी तरह जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जब करंट पास होती है तो यहाँ से भी एक फ्लक्स जनरेट होता है φSC, जो ऊपर की ओर काम करता है। अब क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है शंट फील्ड के फ्लक्स में और सीरीज फील्ड के फ्लक्स में, और इनमें जो चेंज आते हैं उसके वजह से इस एल्युमिनियम डिस्क में एक टॉर्क जनरेट होता है, और एल्युमिनियम डिस्क जो होता है वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल कॉयल के ही अक्रॉस में देखो हम कॉपर शेडिंग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वो अभी आगे देखते हैं, और ब्रेकिंग मैग्नेट का भी कुछ वर्क है वो भी समझेंगे।
चलो, अब देखो कंपनसेटिंग कॉयल क्या होता है। हम इसमें कंपनसेटिंग कॉयल यूज़ करते हैं टू कंपनसेट द फ्रिक्शन। ठीक है, जो भी फ्रिक्शन हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटिंग कॉयल यूज़ करते हैं। 3 बेसिक मैकेनिज्म होते हैं एनर्जी मीटर के। एक होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म, एक होता है ब्रेकिंग मैकेनिज्म और एक होता है रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होता है। जो वहाँ पे बताए थे कि ये मेरा एल्युमिनियम डिस्क है, ऊपर से मेरा नीचे की ओर शंट फ्लक्स आ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर मेरा सीरीज फ्लक्स जा रहा है और एक रोटेटिंग टॉर्क लग रहा है, डिफ्लेक्शन टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो जो फाइव है, अब देखो एक फॉर्मूला डिराइव करता है, दैट इज टी डी इज इक्वल टू वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव। तो डेल्टा और फाई क्या है, जो फाई है वो मेरा लोड पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है, और जो डेल्टा है वो है पावर फैक्टर एंगल ऑफ पोटेंशियल कॉइल। अच्छा, तो पोटेंशियल कॉइल के पावर फैक्टर एंगल में से लोड पावर फैक्टर एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल जाता है, दैट इज टी डी इज इक्वल टू वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव। और यही मेरी होती है मेजर्ड वैल्यू, दैट इज पी एम। अच्छा, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, मेजर्ड वैल्यू इज वी आई साइन फाइव डेल्टा माइनस फाइव। ओके, तो एरर क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो, अब मेरा एरर क्या है। मेजर्ड वैल्यू तो मेरी वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव है और मेरी ट्रू वैल्यू क्या है, वी आई कॉस फाइव है, राइट। तो इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो हमको मिलता है डेल्टा इज इक्वल टू वी आई और पूरे ब्रैकेट में साइन डेल्टा माइनस फाइव माइनस कॉस फाइव। अच्छा, तो देखो क्या होता है कि अगर हम पोटेंशियल कॉइल को प्योरली इंडक्टिव बना दें, प्योरली इंडक्टिव बनाने से जो मेरा डेल्टा है, जो मेरा शंट फ्लक्स पावर फैक्टर है, वो 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री होते ही यहाँ पे 90 डिग्री करोगे और यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे तो 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस फाइव हो जाएगा। और कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई वी आई, यानी मेरा एरर ही ज़ीरो हो गया। यानी कि पोटेंशियल कॉयल को हम इंडक्टिव क्यों बना रहे थे, जितना ज़्यादा इंडक्टिव मेरा प्रेशर कॉयल होगा उतना ही कम एरर होगा। ठीक है, अगर प्योर इंडक्टिव बना देंगे तो मेरा एरर ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा जी, that's why in practical purpose potential coil is made as highly inductive as possible to reduce the error। अच्छा, फिर देखो सेकंड मैकेनिज्म था वहाँ पे ब्रेकिंग मैकेनिज्म, इसको समझते हैं। उससे पहले एक मिनट, यहाँ पे कुछ एक और चीज़ लिखा हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि जो कॉपर शेडिंग होता है इज प्रोवाइडेड टू ब्रिंग फ्लक्स एग्जैक्टली इन क्वाड्रेचर विथ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो जो हम वहाँ पे कॉपर शेडिंग यूज़ कर रहे हैं उसका काम होता है फ्लक्स को क्वाड्रेचर में लाने के लिए अप्लाइड वोल्टेज को, या फिर टू इंक्रीज द एनर्जी फैक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, कि जो द एनर्जी मीटर इंस्टॉल्ड एट ए रेजिस्टेंस चार्जेस द कंज्यूमर फॉर द यूज ऑफ ट्रू पावर। ठीक है, तो जो भी एनर्जी मीटर इंस्टॉल होता है उसमें जो कंज्यूमर से पैसा लिया जाता है वो सिर्फ एक्टिव पावर के लिए लिया जाता है। ठीक है, एंड नॉट फॉर रिएक्टिव पावर, नॉट फॉर अपेरेंट पावर, ओनली फॉर द ट्रू पावर, दैट इज एक्टिव पावर। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रेकिंग मैकेनिज्म। तो देखो ब्रेकिंग मैकेनिज्म में जो मेरा मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट है और इसी के बीच में क्या है, अब इस परमानेंट मैग्नेट का कुछ फ्लक्स होगा। ठीक, और ये मेरा जो कॉयल है वो कॉयल कह रहे हैं सॉरी, जो मेरा रोटेटिंग डिस्क है एल्युमिनियम का वो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा तो ये घूमने लगा गोल गोल। ठीक है, अब गोल गोल घूम रहा है तो जिस स्पीड से घूम रहा है वो n RPM है। ठीक है, अब क्या है कि ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स में ये गोल गोल घूम रहा है तो ये कहीं ना कहीं फ्लक्स काटेगा और फ्लक्स काटने की वजह से एक करंट इंड्यूस होगा इसी एल्युमिनियम
डिस्क में आई ई के बराबर में। तो आई ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई अपॉन में आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई वोल्टेज इंड्यूस हुआ है ना, तो ई वोल्टेज इंड्यूस हुआ है तो ई अपॉन आर, और स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस एल्युमिनियम का जो भी है, ठीक है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन, जनरेटर का फॉर्मूला से भी हमको यही पता चला था, ठीक है। और जो मेरा टॉर्क है वो फाई आई, ये भी हम लोग पढ़ते आए हैं मोटर में, ठीक है। तो जो मेरा ब्रेकिंग टॉर्क है वो फाई आई के बराबर है, और फाई आई के बराबर है, और आई मेरा ई बाई आर के बराबर है। तो ये हमको नहीं ध्यान देना है, हमको ये ध्यान देना है ओवरऑल जब हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते चले जाएंगे डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हुए, तो हमें ब्रेकिंग टॉर्क की जो वैल्यू मिल रही है वो मिलती है के फाई स्क्वायर एन डी अपॉन में आर। अच्छा, तो आर मेरा रेजिस्टेंस है, एन जो मेरा है वो आरपीएम है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम करते क्या है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एन और आर के बीच में जो रिलेशन है, आर को तो इधर ले जा सकते हैं ना, कि तो जो मेरा रोटेशन पर मिनट है, आरपीएम है, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वो मेरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। और पर्टिकुलर ब्रेकिंग टॉर्क के लिए ही जो मेरा रोटेशन पर मिनट है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे एन को कंट्रोल करना है, ठीक है, मतलब मुझे डिस्क की जो जिस स्पीड से घूम रहा है उसको कंट्रोल करना है, तो या तो मैं रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके कर लूँगा, मैं रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करूँगा तो मेरा एन कम हो जाएगा, या फिर एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d था। इसका क्या मतलब है, अगर मैं ब्रेकिंग मैग्नेट को पीछे की ओर खींच लूँ, ठीक है, तो इस डिस्क और ब्रेकिंग मैग्नेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, तो डिस्टेंस बढ़ गई तो मेरा एन कम हो जाएगा। और अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो क्या मैं इसको अगर और अंदर की ओर लेके जाऊं और मैं डी कम कर दूं, तो क्या मेरा एन बढ़ नहीं जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो देखते हैं इसी चीज़ को, ब्रेकिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रोड्यूस a braking torque to maintain the rotation of aluminum disc constant, ठीक है। कभी भी हमें ऑपरेट नहीं करना चाहिए एनर्जी मीटर ऑन ओवरलोड कैपेसिटी, अदरवाइज ड्यू टू हाई हीट डिसिपेशन टेम्परेचर इंक्रीज और increases the resistance of the aluminum disc, therefore the disc rotate faster, ठीक है। कभी भी हमको बहुत ओवरलोड पे एनर्जी मीटर को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड की कंडीशन में हीट डिसिपेट करेगा, और हीट डिसिप क्योंकि एल्युमिनियम का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यहाँ से अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो मेरा डिस्क के घूमने की स्पीड भी तेज हो जाएगी। इसलिए हमको ओवरलोड पे कभी नहीं चलाना चाहिए, कि नहीं तो डिस्क मेरा फास्टर रोटेट करने लगता है, ठीक है। इफ द डिस्क रोटेट्स फास्टर देन टू स्लो डाउन द स्पीड ब्रेकिंग मैग्नेट्स मूव अवे फ्रॉम द एल्युमिनियम डिस्क, तो ब्रेकिंग मैग्नेट को हम एल्युमिनियम डिस्क से दूर ले जाएंगे, यानी डी बढ़ा देंगे, तो मेरा एन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर मेरा डिस्क स्लो रन कर रहा है, ठीक है, तो हम ब्रेकिंग मैग्नेट को एल्युमिनियम डिस्क की ओर शिफ्ट कर देंगे, तो जब मेरा डी कम हो जाएगा तो मेरा एन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्रीपिंग देखते हैं, क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग से क्या होता है, क्रीपिंग फ्रिक्शन कंपनसेशन कॉज करता है, की वजह से होता है, ओवर वोल्टेज की वजह से होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से होता है, या फिर ओवरलोड की वजह से होता है। क्रीप टेस्ट हम करते हैं 110% वोल्टेज पे, और करंट मेरा ओपन सर्किट होता है, ठीक है। क्रीपिंग हैपन्स व्हेन पोटेंशियल कॉइल इज एनर्जाइज्ड ऑन नो लोड, तो क्रीपिंग कब होता है, जब मेरा पोटेंशियल कॉइल एनर्जाइज हो जाए नो लोड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी मीटर के कॉन्टेक्स्ट में, ये के इज इक्वल टू नंबर, और मीटर कांस्टेंट की बात हो रही है, मीटर कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, और वो होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
अपॉन में एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। हाँ, क्रीपिंग मैंने 2 बार लिख दिया था, तो फिर से देख लेते हैं। क्रीपिंग इज द फिनोमेना ऑफ स्लो रोटेशन ऑफ एल्युमिनियम डिस्क अंडर नो लोड कंडीशन व्हेन द पोटेंशियल कॉइल इज एनर्जाइज्ड। क्रीपिंग के रीजन क्या है? ओवर फ्रिक्शन कंपनसेशन हो जाए, ओवर वोल्टेज, मैकेनिकल वाइब्रेशन, ओवरलोडिंग। ट्रीटमेंट क्या है? By drilling diametric two opposite holes on the aluminum disc, creeping can be avoided by connecting a small iron piece on the aluminum disc. Okay. मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको भी देख लिया जाए, देख ही लेते हैं। तो ठीक है, ये 5 लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 1 ओम से कम होती है। ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं अर्थ रेजिस्टेंस में। ठीक है, फिर आता है मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू 1 ओम से ज़्यादा होती है और 0.1 मेगा ओम से कम होती है। इसे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। और हाई रेजिस्टेंस हम उसे मानेंगे जिसकी वैल्यू 0.1 मेगा ओम के बराबर या उससे ज़्यादा हो। ऐसे चीज़ों को हम यूज़ करते हैं इंसुलेशन के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल्स के लिए। ठीक है, अब जो मेरे लो रेजिस्टेंस होते हैं ना, उसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, एंड 4 टर्मिनल होते हैं टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ लीड्स। अच्छा, जो मेरे मीडियम रेजिस्टेंस होते हैं उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, और जो मेरे हाई रेजिस्टेंस होते हैं उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जो थर्ड टर्मिनल है उसको हम कहते हैं गार्ड टर्मिनल, और गार्ड टर्मिनल का काम होता है इट इज़ यूज टू बाईपास द लीकेज करंट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस कौन कौन मेजर करता है? ठीक है, क्या वो एम्पियर वोल्ट मीटर मेथड है, क्या वो पोटेंशियोमीटर मेथड है, क्या वो केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड है, या फिर ऑल? तो ऑल। ठीक है, ये तीनों मेथड्स क्या हैं, वो लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, और उसमें भी जो केल्विन का डबल ब्रिज मेथड होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। ठीक है, उसके बाद मीडियम रेजिस्टेंस कौन मेजर करता है? तो वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड जो कि मोस्ट एक्यूरेट होता है, और ओम मीटर मेथड। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस कौन मेजर करता है? तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगर मेथड, मेगा ओम ब्रिज मेथड। ठीक है, तो हम देखते हैं वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। ये तो वैसे मीडियम के लिए होता है। ठीक है, तो हमने ऐसे भी पीछे देखा था कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और लोड के, और वोल्ट मीटर पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस वगैरह है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है, ऐसे करके पूरा सेटअप बना हुआ है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो मेरा मीटर का रेजिस्टेंस है ना, वो लोड रेजिस्टेंस और एमीटर रेजिस्टेंस के सम के बराबर है। देखते हैं, जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है वो एमीटर रेजिस्टेंस और किसके, और लोड रेजिस्टेंस, हाँ, एमीटर रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के बराबर हमारा मीटर का रेजिस्टेंस है। अच्छा, मेजर्ड वैल्यू, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड में जो एरर होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर क्या होगा? मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इंटू 100 तो होगा ही होगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आर ए अपॉन में आर एल इंटू 100। ठीक है, तो आर ए क्या है? एमीटर रेजिस्टेंस अपॉन में लोड रेजिस्टेंस।
तो अब क्या है कि अगर मेरा लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वोल्टमीटर एमीटर मेथड में, तो हमारा परसेंटेज लिमिटिंग एरर कम होगा, और हमारा परसेंटेज लिमिटिंग एरर कम होगा तो हमारी एक्यूरेसी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि आइडियली जो एमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ज़ीरो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एक एरर इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो एरर जो होता है वो लोडिंग इफेक्ट ऑफ एमीटर कहलाता है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस इन मीडियम रेंज। तो वोल्टमीटर एमीटर मेथड हम क्या करते हैं कि मीडियम रेंज वोल्टेज में भी हायर साइड के वोल्टेज को हम मेजर करते हैं। फिर एमीटर वोल्टमीटर देखते हैं, मेथड देखते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें जो मेरा एरर होता है वो निगेटिव होता है, और इसमें जो लिमिटिंग एरर होता है वो होता है लोड रेजिस्टेंस अपॉन में वोल्टमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उधर क्या था मेरा, देखना, उधर था कि एमीटर अपॉन में लोड था। ठीक है, एमीटर अपॉन में लोड था ना, और इधर क्या है, इधर लोड अपॉन में वोल्टमीटर है। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू अलग से लग रही है। तो इसमें क्या है कि अगर मेरा मेरा लोड रेजिस्टेंस कम होगा तो मेरी लिमिटिंग एरर भी कम होगी। अच्छा, तो आइडियली वोल्ट मीटर जो है उसका इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एरर जो है जीरो होगा उस केस में। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो लोडिंग इफेक्ट वोल्ट मीटर का भी होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा देखो, कंडीशन फॉर इक्वल एरर इन एमीटर वोल्ट मीटर एंड वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। तो कंडीशन ये है कि जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है ना वो मेरे अंडर आर्म एमीटर रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के अंडर रूट के बराबर होना चाहिए, यानी कि जियोमेट्रिक मीन के बराबर होना चाहिए। दैट इज लोड रेजिस्टेंस इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर रेजिस्टेंसेस। इतना मशीन पढ़ गया हूँ कि मुंह से आर्मेचर निकल रहा है एमीटर की जगह। अब देखो, सब्सटीट्यूशन मेथड में भी हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं। ये फिगर है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है, हमें इसे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड डायल स्विच होता है, और इसके रेजिस्टेंस हमें पहले से पता होता है। अब क्या है कि हम देखो पहले क्या करते हैं कि इस सर्किट को हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो करंट है वो ऐसे फ्लो करती है नीचे। ठीक है, तो हम उस करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम पोजीशन को स्विच करके हम पोजीशन 2 पे भेजते हैं। अब करंट जो है वो ऐसे होते हुए इधर से आती है वापस। ठीक है, तो उस केस में हम कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। तो पहले केस में क्या होता है कि हम अननोन रेजिस्टेंस आर के केस में करंट निकालते हैं, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डायल स्विच के रेलेवेंस में निकालते हैं करंट की वैल्यू, और फिर उन दोनों को हम इक्वेट करके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं, तो देखो, जब पोजीशन 1 है उस समय मेरे करंट की वैल्यू जो है वो ई अपॉन आर जी प्लस आर। आर जी क्या है, ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है मान लो। अच्छा, फिर क्या होता है जब पोजीशन 2 में जाएंगे। अच्छा देखो, वो पहले ये देख लेते हैं कि अब जो मेरा थीटा है, जो मेरा डिफ्लेक्शन है, वो मेरे I1 करंट के प्रोपोर्शनल है, और मेरा जो I1 करंट है वो ई अपॉन आर जी प्लस आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जब मेरा स्विच पोजीशन 2 पे चला गया है तो मेरा जो करंट की वैल्यू है वो हो जाएगी ई अपॉन आर जी प्लस स्टैंडर्ड डायल का जो भी रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो अब मेरा थीटा 2 जो है वो इस वैल्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब अगर मैं थीटा 1 और थीटा 2 को आपस में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मेरा जो अननोन रेजिस्टेंस है वो निकलता है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विथ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस अपॉन में डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विथ अननोन रेजिस्टेंस इनटू गैल्वेनो
गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस डायल स्विच रेजिस्टेंस माइनस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। ओके, और हम अननोन रेजिस्टेंस इस वे में निकाल लेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज जो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ये 100 ओम से 10 किलो ओम तक के उसको मेजर कर सकता है। वैसे भी मीडियम रेजिस्टेंस हमने पढ़ा ही था कि 1 ओम से लेके 0.5 मेगा ओम तक होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि 4 रेजिस्टेंस होते हैं पी क्यू आर एस, इसमें से एक रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है, अननोन होता है। यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जब मेरा ब्रिज बैलेंस होगा तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास होगी, दैट इज आई जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक बैटरी भी लगी होती है। तो जो बैटरी है वो होती है मेरी वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, और जो मेरा गैल्वेनोमीटर होता है वो होता है डी आर्सोनेल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पी क्यू रेशियो आर्म है, एस स्टैंडर्ड आर्म है, और जो आर है वो मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। तो फिर देखो, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो हमें मिलता है पी अपॉन क्यू जो है वो आर अपॉन एस के बराबर होता है, और हम निकाल सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस आर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 100 ओम से 10 किलो ओम मोस्ट एक्यूरेटली। अब देखते हैं केल्विन्स डबल ब्रिज। ये लो रेजिस्टेंस के लिए होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो 1 ओम से लेके 100 माइक्रो ओम तक ये मेजर कर सकती है। इसका डिज़ाइन ये है, इसमें क्या होता है कि आउटर रेशियो आर्म्स कैपिटल पी कैपिटल क्यू होते हैं। ठीक है, इनर रेशियो आर्म्स होते हैं स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। ठीक है, आर जो मेरा है वो है अननोन रेजिस्टेंस, और जो एस है इसकी वैल्यू हमें पता होती है, ये होता है मेरा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। मोर ओवर ये दोनों आपस में एक लिंक रेजिस्टेंस से जुड़े होते हैं जिसकी वैल्यू जो होती है बहुत लो होती है। ठीक है, तो जब हम अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है कि R इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू एस प्लस क्यू इंटू लिंक रेजिस्टेंस अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन में अरे इंटू पी अपॉन क्यू माइनस स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू। तो दो केस बनते हैं केल्विन डबल ब्रिज के, कि अगर केल्विन डबल ब्रिज में पी अपॉन क्यू स्मॉल पी अपॉन क्यू के बराबर हो जाए तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, और इस वजह से ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और हमें मिलेगा R इज इक्वल टू सिर्फ इतना P अपॉन क्यू इंटू एस। और यही तो व्हीट स्टोन ब्रिज में भी था, राइट। या फिर मेरा लिंक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो ये भी इस पूरे वैल्यू को ज़ीरो कर देगा, और हमको व्हीट स्टोन ब्रिज का ही इक्वेशन मिलेगा। यानी कि हम केल्विन डबल ब्रिज को व्हीट स्टोन ब्रिज बना सकते हैं ईदर बाय मेकिंग द लिंक रेजिस्टेंस वैल्यू ज़ीरो और मेकिंग पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू स्मॉल पी अपॉन क्यू, मतलब आउटर आर्म रेशियो इनर आर्म रेशियो के बराबर कर देंगे तो भी। फिर यहाँ कुछ पॉइंट्स है देख लेते हैं। केल्विन्स डबल ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस in the range of 1 ohm से 100 micro ohm. It measures low resistance most accurately because of the small value of link resistance. In Wheatstone bridge, if the position of galvanometer and supply are interchanged, then there is no effect on the balancing of the bridge. अच्छा, in bridge measurement, the accuracy of the galvanometer doesn't play any vital role, but its sensitivity is very important. अच्छा, देखते हैं ओम मीटर, ये बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सीरीज टाइप ओम मीटर और शंट टाइप ओम मीटर होता है। सीरीज टाइप ओम मीटर मोस्ट प्रेफर्ड होता है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिज मेथड होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है रेजिस्टेंस फाइंड करने का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, फिर हम कंपेयर करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन ओम मीटर मेथड जो होता है वो डायरेक्ट मेजरमेंट का मेथड होता है। Multiplication features are incorporated in an ohm meter to enable the meter to measure value with the least error. अच्छा,
ठीक है, अब हम पहले सीरीज ओमीटर समझ लेते हैं। देखो क्या है कि सीरीज ओमीटर में एक लगा होता है एमीटर, ठीक है, वो एमीटर होता है पीएमएमसी एमीटर, ठीक है, पीएमएमसी एमीटर होता है। अच्छा, यहाँ पे एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर R1 लगा होता है। ये जो मेरा RX है ये अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी E लगाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे R2 है। अच्छा, ये RH क्या है? तो देखो जो मेरा सीरीज ओमीटर है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना है मेरा सीरीज ओमीटर। और ये तो हम लगाते हैं, मतलब ये ओमीटर है और हमको जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी होती है वो हम इस टर्मिनल से ऐड करके पता करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको आर एच मान लिया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं, ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, इसको नहीं ध्यान देना, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो I1 है ना, I1 करंट जो है, अब देखो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है। एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया, बैटरी लगी हुई है, सर्किट हो गया कंप्लीट। अभी तक कंप्लीट नहीं थी, ये लगाते ही कंप्लीट हो गई। अब एक करंट फ्लो किया I1, I1 यहाँ से इधर चला गया I2 और इधर चला गया IM मीटर में, ठीक है। तो IM की वैल्यू क्या है, करंट डिवाइड रूल लगाओ, टोटल करंट I1 है, इसमें पता करना है तो अपोजिट रेजिस्टेंस R2 अपॉन में RM प्लस R2। अब क्या है कि जिस समय, अच्छा एक चीज और है, जो ये मेरा एमीटर है ये एम्पियर के टर्म में कैलिब्रेटेड नहीं है, ये रेजिस्टेंस के टर्म में कैलिब्रेटेड होता है। तो ये जो भी वैल्यू दिखाएगा, जो थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो रेजिस्टेंस को बताएगी कि रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है कि अगर मेरा जो आर एक्स की वैल्यू है ये इनफाइनाइट हो गई, ठीक है, ये इनफाइनाइट हो जाएगी, तो मेरा करंट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मेरा करंट क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और मेरा सर्किट जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। अब जब मेरी करंट ही I1 ज़ीरो हो गई तो मेरा क्या होगा, मीटर करंट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जब मेरे मीटर करंट ही ज़ीरो है, अब समझना, ठीक है, और मेरा यहाँ पे ही पॉइंटर ऐसे रखा हुआ है, मेरा रेजिस्टेंस इतना हाई है कि मेरे मीटर में अब कोई करंट ही नहीं गया, तो क्या मेरा पॉइंटर हिलेगा, नहीं हिलेगा। मेरा पॉइंटर नहीं हिला, लेकिन मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, यानी कि इनफाइनाइट टू ज़ीरो स्केल होता है सीरीज ओम मीटर का। पहली चीज़ ये समझने की बात है, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या होगा कि मेरा मान लो ये रेजिस्टेंस जो है जो इनफाइनाइट था, अब इसको मैं ज़ीरो मान लेता हूँ, तो मेरा करंट तो बहुत कम हो गया, तो मेरा I1 क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब मेरा I1 बहुत ज़्यादा है तो मेरा IM मीटर में भी मेरे बहुत करंट जाएगा, और जब मीटर में मेरे बहुत करंट जाएगा इसका मतलब क्या है कि अब इसको यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन को टच करेगा, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन को वो कब टच कर रहा है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इस वजह से इसका जो स्केल होता है वो इन्फिनिटी टू ज़ीरो स्केल होता है। अच्छा देखो यहाँ पे है भी कि अगर मेरा आर एक्स जो है ज़ीरो ओम हो जाएगा तो जो मेरी I1 करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी। I1 मैक्सिमम होने का मतलब जो मेरा मीटर करंट है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को छुएगा, और थीटा जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को दिखाएगा, राइट। यहाँ पे देखो सही फिगर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अननोन रेजिस्टेंस के। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो थीटा की वैल्यू कम होगी, इस साइड होगी, और अगर मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो थीटा में डिफ्लेक्शन आएगा, राइट। शंट टाइप ओमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें अगर जानना है तो सिर्फ इतना जान सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अननोन रेजिस्टेंस होता है, स्केल जीरो से इनफाइनाइट ओम होता है। अब देखो क्या होता है कि जो मेरा ओमीटर मेथड होता है वो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। मीडियम रेजिस्टेंस के लिए होता है क्योंकि अगर बहुत हाई करंट मेज़र इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर बहुत हाई करंट मेज़र करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि अननोन रेजिस्टेंस अगर बहुत हाई होगा
तो मेरा I1 करंट फिर 0 होगा और फिर ये कोई डिफ्लेक्शन दिखेगी ही नहीं। इस वजह से इसको सिर्फ मीडियम रेजिस्टेंस तक पे मेजर करते हैं। लेकिन इस पॉइंट को हम सही कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे इस बैटरी ई को एक हैंड ड्रिवन बैटरी से या फिर एक हैंड ड्रिवन जनरेटर से कनेक्ट कर दें, और उस केस में वो मेगर मेथड कहलाता है, या उसी को हम बोलते हैं रेशियो टाइप ओमीटर। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है कि इफ वर्किंग बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय हैंड ड्रिवन जनरेटर देन हाई रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज मेगर मेथड। मेगर जो है किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेशियो टाइप ओमीटर। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल एंड नॉट स्प्रिंग। ठीक है, मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो कॉइल से होता है, न कि स्प्रिंग से। स्पीड जो होती है वो 160 आरपीएम होती है। वोल्टेज 100 से 500 वोल्ट या 40 से 500 वोल्ट होता है। और जनरेटर कैसा होता है? परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है, और कंट्रोलिंग टॉर्क कॉइल से दिया जाता है। इसी के साथ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर listening.